एक सीतापुर गांव की, जहां पर एक लालची सेठ हरिराम रहता था। इसी गांव में एक ईमानदार किसान रामू अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। रामू बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही तेज और चतुर दिमाग की थी। तो वहीं गांव में हरिराम एक लालची और बहुत ही कंजूस था। वह सारे गांव वालों को बेवकूफ बनाता था। ये गांव वालों भी ना कितना बेवकूफ है, इनसे डरा धमका के मैं सारा काम करा लेता हूँ। मुझे इन गरीबों को खून चूसने में बड़ा मजा आता है। इतने में ही वहां रामू आ जाता है और कहता है, सेठ जी, मुझे काम मिलेगा क्या? मेरे घर में पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा काम करना चाहते हो? ठीक है, क्या तुम खेती करोगे? मेरा बहुत खेत है, मैं तुम्हें आधे हिस्से पर दे सकता हूँ। हाँ सेठ जी, मैं खेती करूंगा। आखिर काम मुझे नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में करना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम जो खेत में रोपोगे उसमें ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। बोलो मंजूर है तो? ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। लेकिन रामू घर जाकर सेठ की शर्त के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता है। उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, कहीं कुछ काम मिला या नहीं? हाँ सुनीता, मुझे एक सेठ के यहाँ खेती का काम मिल गया। अब मुझे कल से खेत में काम करने जाना होगा। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको काम मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। अगली सुबह रामू बैल लेकर खेत की ओर चल देता है। रामू जैसे ही खेत में पहुंचता है, वैसे ही वहां पर सेठ हरिराम आ जाता है और कहता है, अरे रामू, तुम तो बहुत जल्दी से खेत में काम शुरू कर दिए। मुझे लगा कि 2-4 दिन बाद से करोगे, लेकिन अच्छा किए, जितनी जल्दी से काम शुरू करोगे उतनी जल्दी ही फसल तैयार होगी। हाँ सेठ जी, घर में पैसों की बहुत जरूरत है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि इस बार गर्मी बढ़ने से पहले फसल लगा दूं, ताकि गर्मी का प्रभाव मुझ पर न पड़े। हाँ रामू, तुम बहुत सही कह रहे हो। इस बार की गर्मी तो जान ही ले लेगी। तुम सही काम कर रहे हो। सुबह सुबह खेत में काम कर लो और दोपहर को आराम कर लो। इससे तुम्हें गर्मी का एहसास भी नहीं होगा और देखते देखते फसल भी तैयार हो जाएगा। गर्मी से बचने का यही सही उपाय है। इतना कहकर हरिराम वहां से चला जाता है और रामू खेत की जुताई करने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने बाद रामू की गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी। वह बहुत ही खुश था, क्योंकि अब उसकी जीवन में पैसे आने वाले थे। लेकिन अब भी रामू को शायद अंदाजा नहीं था कि अब वह किस मुसीबत में फंसने वाला है। इतना रामू सोच ही रहा था कि वहां हरिराम आ जाता है और फसल तैयार देखकर उसे लालच समा जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू, फसल तो बहुत ही अच्छा हुआ है तुम्हें। शर्त तो याद है ना? शर्त के हिसाब से ऊपर का हिस्सा मेरे हुआ और नीचे का हिस्सा तुम्हारा हुआ। इससे तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? लेकिन रामू तो ये शर्त भूल गया था और अनजाने में वह गेहूं लगा दिया था। शर्त के हिसाब से हरिराम सारा अनाज ले लिया और घास फूस रामू को दे दिया। रामू के पैर तले जमीन खिसक गई थी। वह खूब हरिराम के आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन हरिराम उसकी एक न सुनी और गेहूं लेकर वहां से चल दिया। रामू भी निराश होकर खाली हाथ घर आ जाता है। घर आते ही उसकी पत्नी बोलती है, अजी आप आ गए, फसल कट गई ना? गेहूं आप नहीं लाए, क्या हुआ? जी आप बहुत उदास लग रहे हैं। रामू सेठ जी के शर्त के बारे में और जो जो खेत में हुआ सारी बात रामू अपनी पत्नी को बता देता है। हम ऐसी शर्त क्यों लगा लिए? उस कंजूस सेठ से वो बहुत चालाक है, और जब लगाया तो खेत में गेहूं की जगह पर आलू क्यों न लगाए? आलू लगाते तो सारा आलू हमारा होता और सारा घास उसका होता। आपका दिमाग कहाँ रहता है?
मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं सेठ की शर्त के बारे में भूल गया था और यही देखकर सेठ ने मुझसे फायदा उठा लिया। मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करो। अब मैं उस कंजूस सेठ को सबक सिखाए बिना चुप नहीं बैठूंगी। अब आप फिर से उस सेठ के पास जाइए और हाँ, मैं जो कहूँ बस उतना उसे जाकर कहिए। उससे जाकर फिर से खेती करने की बात करना और वो सेठ जो शर्त रखे बस मुझे आकर बताना। अब आप जाओ। ठीक है सुनीता, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। अरे पता है बिरजू, मैं इतना बारा मूर्ख आज तक नहीं देखा था। वो रामू कितना बेवकूफ है। सारा मेहनत वो किया और सारा अनाज मैं लेकर आ गया। इतना हरिलाल बोल ही रहा था कि इतने में रामू आ जाता है और बोलता है, सेठ जी, मैं फिर से खेती करना चाहता हूँ। अब आपकी इस बार क्या शर्त है, ये आप बताइए। अच्छा, फिर से खेती करना चाहते हो तो मेरी शर्त सुनो। अब की बार जो तो फसल लगाओगे उसमें ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो मंजूर है तो? ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। इतना रामू कहकर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सेठ की शर्त के बारे में सारी बात बता देता है। अच्छा तो कंजूस सेठ, ये शर्त रखा है, सुनो जी। इस बार आप अपने खेत में मकई का खेती करेंगे। जब फसल तैयार होगा तो शर्त के अनुसार बीच का सारा मकई हमारा होगा और ऊपर के और नीचे के जर फुनंगी उस कंजूस सेठ का होगा। अब आप जाइए और मकई का खेती कीजिए। सुनीता के कहे अनुसार रामू मकई का खेती करता है। रामू का किस्मत अच्छा था कि इस बंजर जमीन में भी मकई का खेती बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ी ही देर में वहां सेठ आ जाता है और रामू शर्त के अनुसार सारा मकई ले लेता है और घास फूस हरिराम को दे देता है। और इस तरह रामू अपनी चतुर पत्नी के चतुराई से सेठ के शर्त को जीत जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम अनीता और दूसरे का नाम सुनीता था। अनीता की माँ बचपन में ही चल बसी थीं, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अनीता को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, हर वक्त उसे डांटते रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से बोल रही हूँ कि आटा पिसाला और तू अभी तक जंगल में है। क्या बस दिन भर घूमने के लिए पैदा हुई है? माँ, मैं पानी भरने गई थी और फिर सूखी लकड़ी भी ले आई। मुझे बहाने मत सुना। जब देखो तब रोनी सूरत लेकर खड़ी रहती है। न घर का काम ढंग से करती है न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। ममता, सच बोलूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही ममता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? और सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें अनिता पर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी बच्ची सारा दिन घर का और बाहर का काम करती रहती हैं और फिर भी तुम उसे चार बातें और सुनाते रहती हो। तुम कभी सुनीता को कोई काम क्यों नहीं करने बोलती? वो तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है। कभी उससे भी घर का कुछ काम करवा लिया करो। सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अनीता, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, माँ ने ये गेहूं पिसवाने को बोला है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि मैंने तो ये दूसरी शादी तेरे लिए की थी कि तुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये शादी करके तेरी जिंदगी और बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दें बेटा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, तू इतनी अच्छी है कि तुझे दूसरों में कभी कोई बुराई नहीं दिखती।
अच्छा, अब तू जा, मैं ये गेहूं लेकर जाता हूँ। सुबह होते ही अनीता सबसे पहले मंदिर जाती और घर वापस आकर घर का सारा काम करती और दोनों माँ बेटी सारा दिन गांव में घूमती रहती थी। ममता अपनी बेटी सुनीता को बहुत प्यार करती थी और अनीता ममता के प्यार के लिए तरसते रहती थी। कुछ महीनों बाद ममता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। ममता ने अनीता की शादी एक गरीब किसान से किया और अपनी बेटी की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से कर दी। अनीता का पति बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन बहुत मेहनत करता, तब जाकर रात के खाने के लिए कुछ सामान लापता था। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ खेती से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं क्या? मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अनीता, मुझे पता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो मैं सारा दिन घर बैठे रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ कम कर लूँ। 2 पैसे भी घर में आ जाएंगे। ठीक है अनीता, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगले दिन अनीता गांव की औरतों को अपने सिलाई के बारे में बताती हैं। तभी उसकी बहन सुनीता वहां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर उनके कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो अच्छा है, खाने के लिए तुम लोगों के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे मेरी ये साड़ी देखो, पूरे 2000 की है। कल ही मेरे पति ने दिलवाया है। वैसे तुम लोगों ने कभी 2000 रुपये देखे हैं? अनीता अपनी बहन की बात चुपचाप सुनती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। दूर खड़ा अनीता का पति सब कुछ देख रहा था। जब अनीता घर पर आई तो उसके पति मोहन ने पूछा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे आप बुरा मत मानो, सुनीता थोड़ी नासमझ है। उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। अनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हें कभी उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती। और रही गरीबी की बात, तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता बहुत लगन और मेहनत से अपना काम करने लगी। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। अनीता सिलाई का काम अपने हाथों से ही करती थी, लेकिन अब काम ज्यादा होने के कारण उसे एक सिलाई मशीन की जरूरत होने लगी। एक दिन उसने अपने पति से बोला, सुनिए, मुझे अब एक सिलाई मशीन लेनी होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े आने लगे हैं और हाथों से सिलाई करने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, मशीन के लिए थोड़े बहुत आपके पास हैं, तो लगाकर एक मशीन ले आइए। अनीता, तुम्हें तो पता है कि खेती से मैं कितने पैसे जोड़ पाता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है भी तो हमारे घर खर्च के लिए है। तुम्हें तो पता है कि खेती में रोज तो आमदनी होती नहीं। आपकी बात सही है, हम सारे पैसे मशीन पर खर्च नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और उन्हें हम धीरे धीरे चुका देंगे। पिताजी मुझे पैसे ज़रूर देंगे। दूसरे दिन अनीता बहुत उम्मीद के साथ अपने पिता के घर जाती और पिता को अपने काम के बारे में बताती हैं और बोलती है, पिताजी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मुझे एक सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिसके आ जाने से मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। मैंने मशीन के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे। पिताजी मुझे बोलते हुए बहुत झिझक हो रही है। क्या बेटा, बोला, क्या तुझे पैसे चाहिए? हाँ पिताजी, अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। ये तू क्या बोल रही है? भला पिता के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं? तो रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। अनीता के पिता पैसे लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी ममता, जो बाप बेटी की सारी बात सुन चुकी थी, वो आ जाती है और अनीता को भला बुरा सुनाने लगती हैं।
क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरा पति तुझे एक मशीन भी नहीं दिल सकता? इतना निकम्मा है तेरा पति। अनीता चुपचाप सब सुन रही थी। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। ममता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगे। हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देना। मैं और मेरी बेटी तो सौतेले हैं ना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं पैसे मांगने आ गई। माँ, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हैं। मेरे पति के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपने ही मुझे इतना अच्छा पति चुनकर दिया है। अनीता इतना बोलकर वहां से घर चली जाती है। अनीता घर आकर अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को जब उसका पति खेत से लौटकर आता है तो अनीता से पूछता है, अनीता, क्या तुम पिताजी के घर पैसे मांगने गई थी? अनीता बहुत हिचकते हुए झूठ बोल देती है, नहीं, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और हाथों से ही सिलाई करके बचे हुए पैसे भी जोड़ लूंगी। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं भी तुम्हें मना ही करने वाला था। कुछ दिनों के बाद मेरे भी फसल तैयार हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब हम तुम्हारी सिलाई मशीन ले लेंगे। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता अनीता के घर आती है। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? अनीता सुनीता की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आओ बहन, अंदर आओ। मैं कोई तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ। दरअसल पिताजी ने मेरे नौकर से खबर भिजवाया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को घर बुलाया है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैं घर ही जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है तो साथ चल। हाँ हाँ सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने पिता पर सवालों की बौछार कर दी। पिताजी, क्या हुआ है माँ को? बताइए पिताजी, क्या हुआ है माँ को? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा। तो पिताजी, इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा, उन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द उसकी किडनी बदलवानी होगी। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी एक किडनी ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। तो फिर पिताजी अब क्या करेंगे? सुनीता, डॉक्टर ने बोला है कि तुम ममता की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारी किडनी उससे मैच करेगी। बेटा, क्या तुम दोगी अपनी माँ को किडनी? पिता की ये बात सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं इसी उम्र में एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी सारी जिंदगी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो... नहीं पिताजी, आप कहीं और पता कीजिए। इतना बोलकर सुनीता घर से चली जाती हैं। अनीता चुपचाप बेबस पिता को देखती है और बोलती हैं, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अपनी एक किडनी माँ को दूंगी। अनीता की ये बात सुनकर उसके पिता उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। पिताजी, आप डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। ममता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और जब उसे पता चलता कि उसे अनीता ने अपनी एक किडनी दी है तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अनीता से बोलती है, बेटी, अब माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तू मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। जब मुझे मेरी खुद की बेटी ने मारता हुआ छोड़ दिया, तब तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली। आप तो मेरी माँ ही थी, बस आपने थोड़ा देर से महसूस किया। आज मैं इतना तो जान गई कि जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अपने हों। अनीता ने अपनी अच्छाई से अपनी माँ का दिल जीत ही लिया। अनीता माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं।